नमस्कार साथियों, महिला स्पेशल चैनल में एक नया उपन्यास शुरू करते हुए आज से एक नए उपन्यास की शुरुआत करूंगी, जिसका नाम है वह अपना चेहरा, जो गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित है। आप इसे पूरा सुने तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपको आपकी ज़िंदगी के अनुभव में और आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं उपन्यास वह अपना चेहरा। रास्ते में अमरू ने रचना से मिलते चलने को कहा। मैं हाँ न कुछ कर सका, क्योंकि उस समय मैं उसी की कार में था। मैं इस बड़े शहर में नया हूँ। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर के लिए मैं अमरू का साथ पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। घर से दफ्तर का फासला खासा है। पैसे बचाने के अलावा अमरू के पीछे लग जाना मुझे बस की धक्कम धुक्का से भी उबार लेता है। दफ्तर से घर लौटते समय तो और भी अमरू को लिफ्ट की तरह ताका करता हूँ, क्योंकि दिन भर की थकान से शरीर और मन दोनों के चूल ढीले होते हैं। तब अमरू को पकड़ लिया और उसे कहीं और न जाना हुआ तो बस मेरी घर पहुँचने की समस्या समाप्त। इसलिए मैं नहीं समझता कि यदि अमरू ने दफ्तर में भी यह बताया होता कि उसे रचना से मिलते हुए जाना है, तो मैं उसका साथ छोड़कर बस की लाइन में जा लगता। वैसे भी मैं कोई बात तीव्रता के साथ नहीं सोच पाता। मैं बहुत चाहता हूँ कि कम से कम कुछ मौक़ों पर तो ऐसा किया करूँ, पर हर बार ही फिस कर जाता हूँ। मामला ढुल्लम ढुल ही बना रहता है। इस चीज़ के लिए खुद को काफ़ी कोसता भी हूँ, पर उसके आगे कुछ और कर नहीं पाता। तो मैं तैयार हो गया, मतलब कोई विरोध नहीं किया। अमरू को धीरे से सुझाया जरूर कि वह ऊपर जाकर रचना से मिलाएगा और मैं तब तक इमारत के नीचे ही डोलता रहूँगा। एकाध सिगरेट फूंकूंगा इस बीच, और बस शायद वह बेहतर भी रहता। पर अमरू की एक तेज चाल, चल यार, मैं भी पतंग की तरह कटता चला गया। गोया कि रचना से मिलने का मेरा भी मन हो आया था, जैसे कभी पहले, बहुत पहले हुआ करता था। वह शुरू जाड़े की एक गुनगुनी सुबह थी। मैं पिछली रात ही ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचा था। नोटिस बोर्ड में कमरा नंबर देखा जो मेरे नाम अलॉट किया गया था, और चौकीदार से खुलवाकर सामान एक कोने में पटक बिस्तर पर जा पड़ा। बेहद थका था, बिस्तर पाते ही सो गया। सवेरे भी नींद थोड़ा देर से खुली। उठते ही तेज भूख महसूस हुई। फौरन तैयार होकर बाहर निकल गया। जाड़े में सिकुड़ा सिकुड़ा वह छोटा सा शहर सूरज की सेंक के लिए जैसे कभी अपने हाथ कभी पैर पसार रहा था। घरों के नाक नक्श तीखे तीखे थे। पेड़ पौधों पर जैसे नई उम्र की ताजगी थी। सब कुछ एक स्निग्धता में बंधा दिखता था। तेज चाल से चलता हुआ मैं सीधा मेस पहुंचा और जाली का दरवाज़ा तेजी से ढकेलता हुआ अंदर धंस गया। भड़ से आवाज़ हो बैठी। जितने लोग भीतर की उस लंबी मेज पर बैठे थे, सभी की नज़रें मुझ पर। पता नहीं कितना आवाज़ की वजह से, कितना मेरे नए चेहरे के कारण। मैं नर्वस हो आया। पानी छूटने लगा जब देखा कि उन घूरती नज़रों में एक लड़की भी थी। वहाँ मेज़ पर एक जगह सफ़ेदी का सिमटा सिमटा एक गुच्छा था। चिकनाहट में आहिस्ता आहिस्ता हिलता हुआ
सफ़ेदी की गोद में जैसे खेलते हुए रंग ही रंग, सफ़ेद कपड़ों के बीच उगा हुआ गोरा गोरा चेहरा, बेहद चिकना, गोल गोल, हल्का लाल। दाहिने गाल पर जमकर बैठा एक बड़ा सा तिल, गहरा नीला। होठों पर सुर्ख लिपस्टिक, गोरे रंग पर गहरी गहरी उछली काली भवें, नीचे मुक्त मन सी खुलती हुई आँखें, बड़ी बड़ी आँखें। मेज़ पर टिकी नुकीली कोहनियों से वी के आकार में बाहें ऊपर की तरफ उठी हुई थीं, चिकनी चिकनी, खूबसूरत। सभी कुछ जैसे सौंदर्य की शास्त्रीय परिभाषाओं के अनुरूप। मैं पहले कोई बेहतर प्रभाव छोड़ना चाहता, पर दरवाज़ा भड़ से बैठ चुका था। मुझे शीशे में अपनी शक्ल देखकर आना चाहिए था। साबुन से मुंह धोकर चेहरे का थोड़ा ताजगी बिखेरता हुआ चेहरा होना चाहिए था। मैं कुछ झेंपा सा मेज़ के एक कोने की तरफ जाने लगा तो उनमें से एक ने वहीं बुला लिया, ठीक रचना के सामने। परिचय हुआ सबसे। उससे भी रचना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ठेठ राजसी अंदाज में सिर हिलाया। एक हाथ में उसने टोस्ट का एक टुकड़ा पकड़ा था। मैंने देखा उसकी बाहें बहुत ही सुंदर गोल गोल थीं। कहना मुश्किल था कि उसका क्या ज़्यादा सुंदर था। शरीर भी कच्ची अमिया जैसा फटा पड़ता था। हमारे बैच की चीज़ पसंद आई। रचना के चले जाने के बाद एक ने मुझसे पूछा। वे मेरे सीनियर भले ही रहे हों, मुझे वे बदतमीज़ लगे। मैंने उनसे एकदम बात नहीं की, चुपचाप नाश्ता खत्म कर बाहर निकल आया। घास पर फैली ओस की बूंदें सुबह की धूप में झिलमिला रही थीं। रचना के पास आना तो दूर, उससे बहुत खुल भी नहीं पाया मैं। इसकी एक वजह यह थी, उसके साथ एक लड़का बराबर लगा रहता था, गोपाल। सुकुमार सा, काला पर चिकना चेहरा, दक्षिण भारत का था और ऐसा लगता था कि लड़की की जाति से उसकी घनिष्ठता पहली पहली थी। रचना के साथ वह बेहद कसा हुआ, एकदम चुस्त रहता, कम से कम बोलता, कवायदी चाल में रचना के कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता, एकदम अनुशासन में बंधा हुआ। वह नाश्ता, लंच या रात के खाने के लिए रचना को उसके कमरे में से मेस तक लाता। खाने की मेज पर रचना को कब चीनी या दूध का पॉट चाहिए, कब कौन तरकारी, इसका चौकस ध्यान रखता हुआ फटाफट एक पर एक चीज़ रचना की ओर बढ़ाता रहता। रचना दूसरे लड़कों से बात करती होती और बातचीत के हिस्सा लेने के बजाय गोपाल सिर्फ इंतजाम पर ध्यान रखता। वे लाउंज में आते तो गोपाल का ध्यान पत्रिकाओं में से कौन रचना की तरफ बढ़ाई जाए इस पर लग जाता। रचना की मौजूदगी में गोपाल हंसता तक नहीं था। रचना को उसके कमरे में दाखिल कराने के बाद ही जैसे उसके हाथ पैर खुलते थे। कुल मिलाकर गोपाल रचना का साथी कम उसका एडीसी या चौकीदार ज़्यादा लगता था। रचना का तेज भी कुछ इस तरह का था कि मुझे लगता था जो भी उसके करीब आएगा उसे वह गोपाल जैसा बना डालेगी। इसलिए भी मैं रचना से एक खास दूरी बराबर बनाए रहा। तभी कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के सिलसिले में एक नाटक के रिहर्सल शुरू हुए। नाटक में मुझे मुख्य भूमिका करना थी। लॉर्ड वर्नर्ड, जो कवि है, बूढ़ा है, अपने अहम और अकेलेपन में कैद जीवन के शेष दिन गुजार रहा है। उससे मिलने उसकी एक प्रशंसिका, एक मनोविज्ञान की छात्रा आती है और लड़की से मिलने के दौरान कवि जैसे फिर से अपनी नई अवस्था में आ जाते हैं। लड़की फेनेला की भूमिका रचना के हिस्से में आई क्योंकि कॉलेज में कोई दूसरी लड़की थी ही नहीं, वरना भूमिका थोड़ी उल्टी ही थी रचना के लिए। जहाँ जीवन में सब उसके लिए मुग्ध भाव लिए खड़े रहते, वहाँ नाटक में उसे किसी के लिए मुग्ध भाव लिए प्रस्तुत होना था। नाटक और जीवन कभी कभी एक दूसरे के
क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो वैसा कुछ हमारे साथ भी हो गया। फिर भी हम बहुत पास नहीं आ पाए। इसकी एक वजह यह भी थी कि रिहर्सल के दौरान जहां मैं वाकई लॉर्ड बर्नार्ड हो जाता, वहां रचना एक किनारे हटकर मुझे जब तब लथाड़ देती। मैंने गौर किया कि जहां एक तरफ रचना में यह गुण था कि जिससे भी बात करती उससे इतना आत्मीय होकर कि सामने वाला गोते खाता चला जाता, भ्रम भी पाल सकता था कि रचना उसका बहुत ख्याल करती। वहीं उसमें जब तक डंक मारने की भी ज़बरदस्त खूबी थी, और डंक भी उसी मौके पर मारा जाता जब सामने वाला प्रेम की स्निग्धता में सरकने सरकने को हो रहा हो। कभी सीधी डांट, कभी कोई व्यंग, और कभी उच्चारण पर सिर्फ हंस देना। मैं जब 2-4 बार होस्ट बोल गया तो एक बार वह झुंझलाकर चिल्लाई, ओ नो, हॉर्स जैसे लगता है, होस्ट प्लीज़। ऐसे मौक़ों पर लॉर्ड बर्नार्ड का सारा अहम एक फिस में बाहर निकल जाता और फेनेला फिर रचना हो जाती, वैसे ही आक्रामक, जलती हुई, आसपास सबको चौंधियाती हुई। तो रिहर्सलों ने जो सामीप्य सुलभ कराया था वह हमें घनिष्ठ नहीं बना सका, क्योंकि रिहर्सलों के दौरान हमने एक दूसरे की कमजोरियां ही देखी। मैं हिचकता हुआ दूर ही खड़ा रहा और रचना व्यस्त बनी रही, अपनी सुंदरता की प्रतीति में व्यस्त, अपने प्रशंसकों के बीच व्यस्त। जहाँ भी वह बैठती वह मुख्य हो जाती, सब उसी की तरफ ताकते हुए, फिर वही ज़्यादा बोलती। बाकी सब मुग्ध भाव से सुनते हुए, रचना बोलती भी ऐसा सधे सधे कि यह नहीं लगता कि वह ज़्यादा बोल रही है, वही वह है जो बोले जा रही है, या जो बोल रही है बहुत ही साधारण। जुमले होठों से चाशनी में डुबोए हुए से निकलते और सबको मिठास में भिगोते चले जाते। हम जो उसके साथी या जूनियर थे, सिर्फ उन्हीं के बीच वह आकर्षण केंद्र हो ऐसा नहीं था। जहाँ कॉलेज के सीनियर लोग, प्राध्यापक, बाहर से आए विद्वतगण भी होते, रचना इसी तरह छा जाती। ऐसे ही रचना और उसके बैच वालों का ट्रेनिंग कॉलेज छोड़ने वाला दिन आ पहुंचा। उस शाम गाड़ी से रचना और उसके बैच के कुछ अन्य अफसर ट्रेनिंग खत्म कर अपनी अपनी तैनाती पर जा रहे थे। हम जैसे जिन्हें अभी कुछ दिनों और ट्रेनिंग कॉलेज में ही रहना था, वे उन्हें विदा देने स्टेशन गए थे। मैं इधर उधर मिलता जुलता रहा, रचना के अलावा सभी से। जाने वालों के पते वगैरह नोट करता रहा। रचना या कोई भी गौर से मेरी क्रियाओं को उस वक्त देखता तो साफ साफ इसी नतीजे पर पहुंचता कि मैं रचना से कतरा रहा था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ यह भी कि मैं उससे अकेले में मिलूं, और तब जबकि उसके पास कोई ना हो। आखिर मैं पहुंचा जब वह डिब्बे के अंदर पहुंच चुकी थी। चेयर कार वाला डिब्बा था। मैं उसकी सीट पर हाथ रखे उसके सामने खड़ा रहा। वह अपनी कुर्सी पर बैठी रही। कुछ औपचारिक बातें मेरी तरफ से बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हें वह अपने जवाबों में थोड़ा तान रही थी। बात करते समय उसे गर्दन उठाकर ऊपर देखना पड़ता था। दिल्ली की पोस्टिंग तो अच्छी है, सिर्फ आपको मिली। आप खुश हैं ना? मैंने पूछा। हाँ खुश हूँ, पर इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे मिली है। मैं वहाँ अपने ढंग का जीवन जी सकूंगी। कैसे? सांस्कृतिक कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं, मिलने जुलने वाले तरह तरह के हैं। दोस्त? हाँ बेबी हैं। फिर जो काम वहाँ करने को मिलेगा वैसा कम जगहों पर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। शादी? वह हंसी और हंसती चली गई। मेरी तरफ देखते हुए नज़रों में आत्मीयता आ लिपटी थी। कर लूँगी, जल्दी क्या है। जैसे मैं उसे जी भरकर देख लेना चाहता था। पहला मौका था इस तरह अकेले में होने का। वह जा रही थी, इसलिए अवसर भी मुलायम मुलायम था। वह भी भीतर भीतर पिघल रही थी, ऐसा दिखता था। जहाँ बात खत्म हो जाती और मैं उसकी आंखों में देखने लग जाता, वहाँ वह भी साथ देती। अपनी आंखों में मेरी आंखों को उतरने दे रही थी। बातों में इधर उधर मुझे बहा नहीं रही थी, जैसा कि वह अमूमन करती। गाड़ी ने सीटी दी तो मैं जैसे जागा, उतरने के लिए इधर उधर देखने लगा। ओके लॉर्ड बर्नार्ड।
उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। एक छोटा, खूबसूरत, मुलायम, ताज़ा ताज़ा हाथ मेरे दोनों हाथों में मुट्ठी में थोड़ी देर रिश्ता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस सुंदर पत्ते को झटके से चूम लिया और घबराकर भड़भड़ नीचे भाग गया। उसकी तरफ देख भी नहीं सका। नीचे जब तक उसकी सीट वाले कांच को टटोलता गाड़ी सरकने लगी और आगे बढ़ गई। मैं जहां भी था वहीं से हाथ हिलाने लगा, शायद वह देख ही ले। लॉर्ड बर्नार्ड कहते वक्त उसकी आंखें मुझे बहुत दिनों तक याद आती रहीं। मैं उसे पत्र लिखने लगा। उसके जवाब आते थे अच्छे खासे। वह लंबे पत्र लिखती थी कि उसकी ज़्यादातर बातें उसके अपने काम, परिवार आदि के बारे में ही होती थीं। कौन नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम उसने इस बीच देखे, इनका जिक्र भी होता था। मुझे वे भरे भरे लिफाफे उस जैसी सुंदर लड़की के लिखे हुए बहुत अच्छे लगते थे। भले ही उनमें मेरे लिए व्यक्त कोई विशेष भावनाएं न हों, अच्छा वजनी लिफाफा पाकर ही पुलक से भर जाता था मन। एक बार उसने वर्नर्ड के प्यार भरे नाम बनी से संबोधित किया मुझे। तब मुझे लगा कि आत्मीयता के रास्ते हम 1 इंच आगे सरके हैं। मैं उसे फेनेला लिखने लगा था। शुरू के पत्र जल्दी जल्दी आए, छोटे से बड़े होते गए और फिर 8-10 खासे वजनी आए, पर फिर वे पतले पतले होते गए और धीरे धीरे फासला भी बढ़ता गया। मुझे लगा कि जब तक यह पुराना शहर उसे अपनी तरफ घसीटता रहा होगा, तभी तक उसे मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत रही होगी। जैसे कि दिल्ली में उसका मन रमा, दोस्त बन गए होंगे, वह यह शहर और मुझे भूल गई। नल का पानी जैसे चुक चुक बोलते हुए बंद हो चुका है, वैसे ही हमारा पत्राचार ठप पड़ गया और मैंने ट्रेनिंग खत्म की और एक दूसरे शहर पोस्टिंग पर चला गया। 7 सालों बाद जब मेरी भी पोस्टिंग दिल्ली हुई, तब भी रचना दिल्ली में ही थी। वह यहीं रही थी शुरू से ही। जबकि मैं इस बीच कई तबादले झेल आया था, वह विभाग में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गई थी इतनी जल्दी। रचना का चेहरा अब उतना चिकना नहीं रहा था, जाड़े में घास की तरह थोड़ा झुराने लगा था, लेकिन सोखी और तेवर में कोई कमी नहीं आई थी। जैसे पहले वह पत्रों में कभी कभार जिक्र किया करती थी, वैसे ही बातचीत में अब भी उसके मुंह से निकल जाता कि फलां उसके साथ शादी करने को कितना लालायित है, फलां तो बाकायदा दहेज और उसमें भी कार वगैरह देने को तैयार है। यह जरूर पता नहीं चलता कि आखिर क्या था जिसके लिए वह इतने ज़्यादा रिश्ते छोड़े चली आ रही थी, जबकि उसकी उम्र भी तेजी से सरक रही थी। कुछ कुरेदो तो कर लूँगी, जल्दी क्या है, ऐसा कुछ कहकर ही टाल जाती। पता नहीं मैं कितना सही था, पर जो मुझे लगता था वह यह था कि रचना को कहीं से डर था कि शादी करने के बाद वह एक मामूली गृहस्थिन बनकर किनारे पड़ जाएगी। किले पर किले फतेह करते चले जाना, लोगों को पास खींचकर झटके से छोड़ देना कि वे बिलबिलाते रह जाएं, यह शक्ति, रूप की इस शक्ति का इस्तेमाल फिर वह नहीं कर सकेगी। उसके लिए ये सुख विवाह की सुख सुरक्षा से कहीं ज़्यादा अर्थ रखते थे। एक बहुत बारीक कोशिश हम में होगी फिर से बनी फेनेला बन जाने की। कोई बाधा भी नहीं थी सिवाय इसके कि अब हम उतना ताज़े नहीं रहे थे और उस छोटे से कस्बे की निश्चिंतता की बजाय अब बड़े शहर की भड़बड़ के बीच थे, जो हमारे मन की कुलबुलाहटों को लगातार फाड़ती रहती। फिर भी थोड़ी सी संकल्प शक्ति से हम फिर शुरू हो सकते थे वहीं से जहां हमने छोड़ा था। हम दोनों को ही पढ़ने और संस्कृति चीज़ों से गहरी दिलचस्पी थी। इसके इर्द गिर्द हम एक सुंदर, काफ़ी दिनों चलने वाला अर्थपूर्ण संबंध बना सकते थे, जिसकी तह में शारीरिक आकर्षण भले ही रहा होता, लेकिन वही अथ और इति नहीं। जहाँ आत्मीयता हमें आत्मिक की ओर भी ले जा सकती थी, हम दोनों में से ही ऐसे किसी संबंध की प्यास भी थी। कभी कभी उस तरह की झीनी झीनी कशिश पनपती थी दिखती हमारे बीच, लेकिन रचना की जो डंक मारने की आदत थी, उससे मेरी उदासीनता मुझे और गहरे से लपेट लेती।
बजाय इसके कि मैं यह मानकर चलता कि रचना की वह आदत ही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इस बात को लेकर कुढ़ने बैठ जाता। उदासीनता मुझे और गहरे लपेट लेती और मैं उससे संबंध खत्म करने की सोचने लगता। ऐसे में यह भी भूल जाता कि दरअसल हमारे बीच संबंध जैसी कोई बन ही नहीं सकी। अब तक दिल्ली आने पर पहली दूसरी बैठक में ही मैं उसे अकेला पाकर फेनेला कहने लगा था। जब चलने को होता तो वाय फेनेला कहता था। वह मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करती थी। एकदम लॉर्ड बर्नर्ड बनने के चक्कर में मैं कुछ कविता कहानी लिखने भी लगा था। अपनी लेखक वाली तस्वीर दबे दबे रचना के सामने उजागर भी करता होता, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे व्यक्तित्व का यह पहलू हमारे बीच आत्मीयता बनाने में बहुत मदद करेगा। शुरू में उसने मेरे लिखने वाले अभियानों के बारे में बड़े उत्साह से सुना, लेकिन इसी क्रम में एक दिन बातचीत बहस में खिंच गई और रचना मुझे लथाड़ बैठी। कुछ लोगों को जीनियस मान बैठते हैं, अपने सारे तौर तरीके जीनियस जैसे ही करने लगते हैं, तब उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि दरअसल वे एक साधारण आदमी से भी गए गुजरे हैं। हिपोक्रेसी, दिखावा की सबसे बड़ी मिसाल ये जीनियस ही है। कहते हुए रचना का चेहरा खास कर्कश हो आया था। सामने वाले की कोई विशेषता पनपने दे ताकि उसमें बराबरी का कोई संबंध बनाने का आत्मविश्वास जागे। यह धीरज रचना में नहीं था। जहाँ कोई विशेषता उससे ऊपर जाती दिखी कि घसीट कर वह वहीं सबके सामने कुचल कर रख देती थी। इसे प्रकृति का रहस्य ही कहेंगे कि सुंदर स्त्रियां कोमलता जिनका अभिन्न हिस्सा होती है, उनमें यह निष्ठुरता ज़्यादातर देखने को मिलती है। उस दिन के बाद रचना से मिलने का उत्साह अपने भीतर मैं संजो नहीं पाया था। आज जब अमरू ने कहा तब भी इसलिए हिचकिचा गया कि शायद हिचकिचाहट से भी आगे की चीज़ थी, वह उदासीनता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।